जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए कंटेंट लेके आए हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट आपके पास पॉलिटी पोर्शन हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर ली है। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो नंबर 1 और 2 देख रखी है वो जल्दी से हमें फीडबैक जरूर दे कि वीडियो कैसी बनी है, कैसी आपको वीडियो अच्छी लगी, गंदी लगी, जरूर हमें फीडबैक जरूर दे। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी पोर्शन में फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जहां से यहां से क्वेश्चन आपको नहीं बनता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे पॉलिटी सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए, कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल जो राइट्स है हमारे पास, मौलिक अधिकार, वो हमारे पास कौन से भाग में रहते हैं। वो रहते हैं हमारे पास पार्ट 3 में। कौन से भाग में रहते हैं? वो पार्ट 3 में रहते हैं। अच्छा, पार्ट 3 में जो रहते हैं, इससे पहले हमने पार्ट 1 भी आपको जनरल सा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। पार्ट 2 हमारे पास किससे रहता है दोस्तों? सिटीजनशिप से रहता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पार्ट 3 हमारा। तो पार्ट 3 के अंदर जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक उसमें शामिल है। कहां आर्टिकल कहां से कहां तक शामिल है दोस्तों? 12 से लेके 35 तक शामिल है। और फंडामेंटल राइट्स को अगर मैं पूछूं कि कौन से भाग में आते हैं तो ये आते हैं हमारे पास पार्ट 3 में। तो कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल्स कहां से कहां तक है। तो कई बार ऑप्शन में उन्होंने 14 भी दे रखा होता, 14 से 35, 13 से 35, ठीक है, 12 से 35 या 10 से 35। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं और कहां तक वो एंड खत्म होते हैं। तो 12 से 35 वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास, पार्ट 3 में वो आते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं, फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन क्या रहता है। फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं हमारे पास वो हमने कहीं से अडॉप्ट किए थे, ठीक है। तो वो अडॉप्ट हमने कहां से किए थे? वो अडॉप्ट किए थे हमने यूएसए से। कहां से अडॉप्ट किए? वो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने वो क्या किए थे? अडॉप्ट किए थे। अच्छा, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो यूएसए में एक बुक लिखी है, उनके पास एक बुक है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। तो जो यूएसए की एक बुक है बिल ऑफ राइट्स, वहां से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट जो रहता है इसमें बात, जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा जहां भी हम यूज करते हैं, मैग्ना कार्टा का मतलब है आपके पास कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा उसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपके पास, ये होते हैं जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब न्याय संगत अधिकार। हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसे प्रोविजन है जो आपके पास जस्टिसिएबल होता है, मतलब इसमें हमारे को क्या मिल जाता है? न्याय मिल जाता है। किसमें? अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, खत्म होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट केस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमारे पास जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं, मतलब न्याय संगत अधिकार है ये नेचर में। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं आपके पास, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल ड्यूटीज। इन चारों में से बताओ कौन से आपके पास जस्टिसिएबल होते हैं, किसमें हमें न्याय मिलता है? तो एक अकेले फंडामेंटल राइट्स में हमें क्या मिलता है? न्याय मिलता है, जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के एक और इंपॉर्टेंट लाइन होती है एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एक्शन, मतलब जो हमारे पास कोई भी राज्य अगर हमारे को तंग कर रहा है उससे भी हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो एंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एक्शन।
और ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। हिंदी में आपको समझाया जाएगा, कई जगह मैंने आगे स्लाइड्स में आपको इंग्लिश भी मेंशन की है और हिंदी भी आपको साथ साथ मेंशन की है। तो ये वीडियो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी रहने वाली है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी रहने वाली है। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास आपको पता भी होगा कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है प्रेजेंट में। अगर मैं बात करूं अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। बट 44th अमेंडमेंट 1978 में हमारे, इससे पहले हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे, ये क्वेश्चन आपको बनता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि 44वीं संशोधन 1978 से पहले हमारे कितने मौलिक अधिकार थे। तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों, उससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे। बट 44वीं जो संशोधन हुआ था उसमें एक मौलिक अधिकार हमारा कट गया था, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो क्या हो गया था, यहाँ पे कट हो गया था। तो अब कितने फंडामेंटल राइट्स बचे हमारे पास, तो एट प्रेजेंट हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स बचे, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये सारे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको डिस्कस कर दूं कि जो हमारे पास पहला फंडामेंटल राइट्स है वो है हमारे पास राइट टू इक्वलिटी। कौन सा फंडामेंटल राइट्स आपके पास, पहला राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो ये कहां से आर्टिकल नंबर याद रखना है दोस्तों, 14 से लेके 18 तक हमारे पास आर्टिकल आता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। समानता के अधिकार के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, 14 से लेके 18 तक। अगला जो फंडामेंटल राइट्स है वो है हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम हम जिसको बोलते हैं। वो कहां से कहां तक आते हैं दोस्तों, 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके 22 तक हमारे अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस में आते हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं दोस्तों, 23, 24 आर्टिकल के अंदर आते हैं। और ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। हर एक एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन्हें अच्छे से डिस्कस कर लो, अच्छे से आप इनको लर्न भी कर लो क्योंकि कई बार आपको सीक्वेंस में आपको लगाने को ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो धर्म की स्वतंत्रता हमारे पास किस आर्टिकल के अंदर बात की है, 25, 26, 27 और 28। 25 से लेके 28 तक हमारे पास किसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स की बात की है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात की है। नेक्स्ट आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। तो ये कौन सा आर्टिकल होता है, 29 और 30, दो ही आर्टिकल इसके अंदर आते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर। नेक्स्ट जो रहता है आपके पास 6th राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये दोस्तों देखो, अगर बात करूं मैं 1978 से पहले की, मतलब कब की बात करूं, 1978 से पहले की बात करूं, तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, मतलब कोई भी हमारे से हमारी जमीन को नहीं छीन सकता। बट अब क्या होता है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाने हो, रोड्स बनाने हो, तो वो क्या करते हैं, हमें चार्ज करते हैं और हमारे से हमारी जमीन ले लेते हैं। बट 1978 से पहले ऐसा नहीं होता था। 1978 से पहले अगर हमारी कोई जमीन लेना चाहे तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। तो इसीलिए ये वाला राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट भी काट दिया गवर्नमेंट ने, ताकि अगर हमारे देश में डेवलपमेंट करनी हो, हॉस्पिटल्स बनाने हो, स्कूल्स बनाने हो, तो लोग अपनी जमीन नहीं देते थे। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो गया था, कट गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब 1978 में से पहले था, 1978 के बाद अब ये फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है। अगला जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट रहता है वो रहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपको डिस्कस कर दूं, जो 44th अमेंडमेंट हुई थी, 44वीं संशोधन 1978 हुआ था, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है।
अच्छा, अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये आपके पास अब ये लीगल राइट बन गया एक प्रकार से, ठीक है, और इसको भाग 12 में कर दिया है, ठीक है। ये भी आपको कई बार बड़े एग्जाम में, जैसे आप क्लर्क का एग्जाम दोगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आपका कट होके क्या बन गया, अब एक लीगल राइट्स बन गया है। और पहले ये कौन से भाग में था, पहले ये पार्ट 3 में था, अब इसको किस में कर दिया है, पार्ट 12 में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था किस गवर्नमेंट ने इसको काटा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया था, काट दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया था इन्होंने, डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट जो रहता है आपके पास पांचवा, ठीक है। अब जो ये है आपके पास, ये क्या है, जो हमारे पास की पॉइंट्स रहते हैं फंडामेंटल राइट्स के, एक तो आपको मैंने बता दिया जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब इसमें हमारे को क्या मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जस्टिसिएबल इन राइट्स है, ठीक है। ये हमारे को प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फॉर स्टेट एक्शन, मतलब कोई भी राज्य हमारे पे कोई भी एक्शन ले रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो उससे भी हमारे को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारी सरकार ये ऐसा कर रही है, हमारी सरकार हमारे को बोलने से मना कर रही है, ठीक है। अगर इस टाइप के लॉ अगर हमारे देश में आ गए, तो अगर सरकार ने इस टाइप के लॉ लगा दिए कि हम बोल नहीं सकते, तो हम कहां जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे कभी भी वॉलेट नहीं होते, हम डायरेक्ट उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारे को ये प्रोटेक्ट करता है किसी स्टेट एक्शन से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको आर्टिकल बताया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, ये बोलता है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, खत्म कर सकता है कोई, डिलीट कर दे, फंडामेंटल राइट्स हमारे कोई वॉयलेट कर सकता है, तो हम डायरेक्ट किस में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हम कैसे जा सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो रहता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, तो इसको हम एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, और कहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं, कहां मैक्सिमम जो क्या रहता है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं फंडामेंटल राइट्स से, क्योंकि सारे आर्टिकल्स आप भी लर्न नहीं कर सकते। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो मैं आपको मेंशन करता बता दूंगा, साथ साथ बताता रहूंगा कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास जो पहला आर्टिकल था वो क्या था, राइट टू इक्वलिटी था। पहला क्या था, राइट टू इक्वलिटी था। तो राइट टू इक्वलिटी के हमारे पास आर्टिकल कहां से कहां तक रहते थे, ये 14 से 18 तक रहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए 14वां आर्टिकल नंबर 14 क्या है। आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, न्याय के समक्ष और समानता, ठीक है। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने की जरूरत, बट अगर आप लर्न कर सकते हो तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट आएगा। तो इतना मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगर हमारे कोई भी हमारे साथ भेदभाव रखता है, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, इस पे अगर कोई भी हमारे साथ भेदभाव होता है तो वो क्या है, हमारे पास आर्टिकल नंबर 15 के अंदर आता है। मतलब हमारे पास क्या है, समानता का अधिकार है, हम लोग सब समान हैं। तो अगर हमारे साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा लगता है, 15 लगता है। नेक्स्ट आपके पास इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका ये आर्टिकल नंबर जो क्या रहता है, ये 16 रहता है कि हमारे पास सार्वजनिक रोजगारों में समानता है, मतलब कोई भी अपना प्रोफेशन चुन सकता है। अब मुझे कोई ऐसा मना नहीं कर सकता कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, मैं आपका इंजीनियर नहीं बन सकता। हाँ, बट इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे आपको पहले डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। अगला जो आर्टिकल रहता है हमारे पास वो रहता है हमारे पास अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है ना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा भी गया है, टेट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। मतलब हम छुआछूत को क्या करते, अबॉयलेट करते, खत्म करना चाहते, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर बताया गया है अनटचेबिलिटी के बारे में, कि छुआछूत हम सब खत्म करेंगे, तो अबॉयलेट करेंगे हम छुआछूत को। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट पर्पस अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब टाइटल्स को खत्म करना, कौन सा आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल नंबर 18 के अंदर ये बताया गया है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है कि
कोई भी किसी के नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगा सकता। जैसे मेरे को अगर मान लो भारत रत्न मिला हो, मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, या भारत रत्न जो भी हमारे पास जिन जिन लोगों को भारत रत्न मिला, जैसे भारत रत्न सीवी रमन, भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनके भारत रत्न वो कभी नहीं लगा सकते, ठीक है। अपने नाम टाइटल्स के नाम के आगे प्रीफिक्स पीछे या आगे कभी भी भारत रत्न नहीं लगा सकते। मतलब टाइटल्स को एक प्रकार से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। जैसे आपके महाराजा राजा वगैरह होते थे तो वो क्या लगाते थे, महाराजा शेर सिंह, तो महाराजा वो क्या था, एक टाइटल था, तो उन सब टाइटल्स को क्या कर दिया, वो अवॉइलेट कर दिया है। तो ये जो आर्टिकल रहते हैं आपके पास, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, ये सारे किसके अंदर रहते हैं आपके पास, राइट टू इक्वलिटी के अंदर रहते हैं। 14 से लेके 18 तक कितने आर्टिकल आते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम पढ़ेंगे वो है आपके पास राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम कहां से, जो हमारे पास नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक ये आता है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, हम सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो जो 19 आर्टिकल है वो आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर दोस्तों 6 और बातें आपको बोली गई थी, मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं, 6 की 6 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंदर आता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें कि आप कोई भी एसोसिएशन आप बना सकते हैं, ठीक है। 6 की 6 बातें आपको इसमें लर्न करनी पड़ेगी कि एक तो फ्रीडम ऑफ आपका स्पीच और एक्सप्रेशन का आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। एसोसिएशन आप बना सकते, पीसफुली कहीं भी आप मूवमेंट चला सकते हैं, ठीक है। पीसफुली आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली असेंबल्ड, ठीक है। ऐसे देखो 6 इसमें बातें आती है। पहली बात क्या थी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात थी। दूसरी बात क्या थी, इसमें आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। तीसरी बात आपकी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं आप, ठीक है, कहीं भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। चौथी बात, आप कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता। मान लो मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे ऐसा नहीं कि आप मुझे बचपन में बोल दो कि आप तू डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, या आप टीचर नहीं बन सकते, या आप कुछ इंजीनियर नहीं बन सकते, तो प्रोफेशन से आपको कभी नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट आपके पास की रेजिडेंस, आप कहीं भी रेजिडेंस ले सकते हो। अगर मान लो मुझे मध्य प्रदेश में जमीन लेनी हो, मुझे वहां पे कोई नहीं रोकेगा, मध्य प्रदेश में आप जमीन नहीं ले सकते, कहीं आप रेजिडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इसमें 6 प्रोफेशन थे। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बार अमेंडमेंट हो चुकी है, जिसको बोलते हैं 97th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट 2011। 97th संशोधन हुआ था 2011 में। उसमें उन्होंने एक चीज और ऐड की थी, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया है। कौन से संशोधन में, 97 संशोधन 2011 में। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऐड की गई है वो कौन से संशोधन में ऐड की गई है, वो की गई आपके पास 97th संशोधन 2011 में। तो ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल नंबर 20 जो कि रहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लर्न करना होगा तो आप लर्न कर लो। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, 2 सीधी से संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये किसके अंदर आता है आपके पास, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये आता है। इसी में दोस्तों एक और क्लॉज था सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, मौलिक शिक्षा का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये भी कौन से आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया है, ये भी आर्टिकल नंबर 21
क्लॉज नंबर ए में ये ऐड किया गया है। और अगर कोई भी चीज ऐड होती है दोस्तों तो क्या होता है, हमारे हमेशा क्या करना पड़ता है, हमारे को अमेंडमेंट करनी पड़ती है, संशोधन करना पड़ता है। तो जो आर्टिकल नंबर 21 जब हमने ऐड किया था एलिमेंट्री एजुकेशन का, कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, तो कौन सी अमेंडमेंट में किया गया था वो 86 अमेंडमेंट 2002। 86वीं संशोधन 2002 में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या किया गया था, वो ऐड किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों रहता है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स वगैरह का पेपर दे रहे हो तो टीचर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन रहता है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये वाला क्वेश्चन आपके पास रिपीट रहता है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि 2002 में तो ये क्या हो गई थी, संशोधन हो गया था, पर इसको लागू कब किया गया था, तो ये बात भी दोस्तों आपने याद कर लेनी कि इसको लागू कब किया गया था, 2010 में। ये एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी वो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या की गई थी, लागू की गई थी, पर कब की गई है, 2010 में लागू की गई थी। और ऐड कब की गई थी, ये 86 अमेंडमेंट 86वीं संशोधन 2002 में ये ऐड किया गया था। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री डिटेंशन, मनमानी हिरासत से संरक्षण। तो ये आर्टिकल भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लर्न कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो साथ साथ, क्योंकि अभी आपने और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हो तो उसके लिए ये आपके लिए जरूरी है, बट टेट टीजीटी आर्ट्स के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो स्लाइड है आपके पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट्स है, वो आर्टिकल नंबर 23 से लेके कहां रहता है, 24 तक रहता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है हमारे पास, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी निषेध है। मतलब एक प्रकार से आप किसी से भी आपका जबरदस्ती काम नहीं ले सकते, जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते, और आप कभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, मतलब किसी इंसान को दूसरे इंसान को नहीं बेच सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान को बेचना खरीदना, उसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो आप कभी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप कभी भी किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। वो किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 23 में मेंशन है। इसी में आता है आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। हाँ, आप किसी से भी जबरदस्ती चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से आप कभी भी काम नहीं करवा सकते अंटिल उसकी एज 18 प्लस नहीं हुई हो। मतलब 18 प्लस से छोटे बच्चों से आप कभी भी फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते, ठीक है, शॉप्स में काम नहीं करवा सकते। वो कौन से आर्टिकल के अंदर आपके आता है, आर्टिकल नंबर 24 के अंदर आता है। अगर आप कभी भी छोटे बच्चों से काम करता देख रहे होंगे, कभी कि कोई छोटा बच्चा फैक्ट्रीज में काम कर सकता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में आपको जरूरी नहीं कि आपको पहले स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़े, स्टेट कोर्ट जाना पड़े, आप हाई कोर्ट जाना पड़े, आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको कोई बच्चा ऐसा दिखता है जो फैक्ट्रीज में काम कर सकता है, तो आप उन फैक्ट्री वालों पे केस कर सकते हैं, अगर वो बच्चा अंटिल 18 साल से छोटा ना हुआ हो। 18 साल से अगर वो छोटा है तो आप उस फैक्ट्री वाले पे केस करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू जा सकते हैं आप, आर्टिकल नंबर 24 जो कि चाइल्ड लेबर पे बेस है। आर्टिकल नंबर जो आपके पास रहता है नेक्स्ट 4th राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये कहां से रहता है आपके पास, 25 से लेके 28 तक रहता है। इससे अभी तक वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही इससे कोई क्वेश्चन बनता, पर आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास सब कुछ है, तो आर्टिकल नंबर 25 में ये बताया है, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, ठीक है, धार्मिक मामलों में जो भी आपके प्रबंधन होते हैं उसकी स्वतंत्रता किस टाइप आपको मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 26 में ये बताया है। नो टैक्स फॉर प्रोमोटिंग रिलीजन, रिलीजन को कभी भी प्रोमोट करने के लिए कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आर्टिकल नंबर 27 में ये मेंशन हुआ है। कई बार क्या होता है कि आप कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है, ईसाई से हिंदू बन रहे, हिंदू से ईसाई बन रहे, हिंदू से मुस्लिम बन रहे, मुस्लिम से हिंदू बन रहे, तो ऐसे आप रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते। वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आपके पास,
आर्टिकल नंबर 27 के अंदर। अगर कोई ऐसा प्रोमोट करता आपको दिखाई दिया तो आप उस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका नो रिलीजन एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हाँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे कोई भी रिलीजियस आपके पास एजुकेशन नहीं दी जा सकती। आप ऐसा नहीं कि आप हिंदू को अलग पढ़ा रहे हो, मुस्लिम को अलग पढ़ा रहे हो, ठीक है। वो सारा सब कुछ किसमें मेंशन है आपके पास? आर्टिकल नंबर 28 में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां से याद करने का, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है एग्जाम में। तो नेक्स्ट जो स्लाइड रहती है आपके पास वो रहती है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आता है आपके पास आर्टिकल नंबर 29 से लेके 30 के बीच। और इसके अंदर दो आर्टिकल आपके आते हैं। पहला आर्टिकल आपके पास की राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करेंगे, स्क्रिप्ट कल्चर को प्रोटेक्ट हम करेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल के नंबर अंदर आता है आपके पास? 29 आर्टिकल के अंदर आता है। जो नेक्स्ट आर्टिकल रहता है आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल रहता है आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। माइनॉरिटीज के लिए आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो कौन सा आर्टिकल के नंबर अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 30 के अंदर आपको आता है। तो इससे भी अभी तक कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अगर कोई आपको अगर और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हो तो आप इन आर्टिकल्स को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस आर्टिकल को बोलूंगा बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला आर्टिकल, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बोलता है कि बी आर अम्बेडकर, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, बी आर अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल बोला है, ठीक है दोस्तों। हार्ट एंड सोल बोला है किस आर्टिकल को? आर्टिकल नंबर 32 को। अब आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है आपके पास कि आप कभी भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। नेक्स्ट आपके पास जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, ये आपके पास 5 प्रकार की रिट्स ये हमें देता है, ठीक है। तो ये रिट्स भी आपको बहुत जरूरी है। देखो, रिट्स एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट ड्राइव फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। कहां से ये रिट्स ड्राइव हुई है? इंग्लिश लॉ से हमने इसको ड्राइव किया है। आपको बता दूं, जो हिंदी वालों के लिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या बोला था आपका? आत्मा और हृदय। इस आर्टिकल को क्या बोला था आपको? आत्मा और हृदय बोला था। आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल मौलिक अधिकार वायलेट होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके जो 5 रिट्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो 5 रिट्स लिए हमने इंग्लिश लॉ से ली है, ठीक है। तो ये 5 रिट्स, पहली रिट्स जो है इसमें हैबस कॉर्पस, जिसको हम बोलते हैं टू हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी। इसमें किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए जाने पर रिहाई का आदेश। हैबस कॉर्पस क्या बोलता है कि अगर आपने किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपने किसी को हिरासत में लिया है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा या मेरे सामने उसको लाना पड़ेगा। तो हैबस कॉर्पस एक रिट है। सेकंड रिट जो रहती है आपका मैंडेमस, ठीक है, जिसका मतलब होता है वीक मार्क। किसी लोक अधिकारी को कानून कर्तव्यों को पालन करने का निर्देश दिया जाता है। तो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है उसको आपको अपनी ड्यूटीज करनी ही पड़ेगी। अगर वो अपनी ड्यूटीज नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कौन सी रिट लगा सकता है? मैंडेमस रिट लगा सकता है। नेक्स्ट आपका प्रोहिबिशन, ठीक है, टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन का मतलब है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को अधिक शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना। अगर ऐसा नहीं हो कि आपके हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो रहते हैं आपके पास, वो अपने जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करे, तो उसको कौन रोकता है? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट रोकता है, ठीक है। और कौन सी रिट से वो रोकता है? प्रोहिबिशन वाली रिट से वो रोकता है। नेक्स्ट जो रिट रहती है आपके पास सर्टोरी, टू बी इन्फॉर्म, जिसका मतलब है टू बी इन्फॉर्म। टू बी मतलब मामलों को निचली अदालत से उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए। मतलब कोई अगर ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट देख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप वो जो मामला है वो मेरे पास लाया जाए उसको, ठीक है। तो जो वो ऑर्डर देगा वो कौन सी रिट इशू करेगा? वो करेगा सर्टोरी रिट इशू करेगा। नेक्स्ट जो लास्ट रिट आपका क्वी वारंटो, मतलब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से सार्वजनिक पद पर काबिल होने से रोकने के लिए। मतलब ऐसा जो आपके पास क्वी वारंटो रिट्स है
मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई आपने बच्चा देख लिया फैक्ट्री में काम करता हुआ, ठीक है, तो अब वो बच्चा थोड़ी जा पाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो उस बच्चे आप अब क्या कर सकते हैं, आप वो जो जिसने आप जैसे मैंने मान लो वो बच्चा आपका फैक्ट्री में देखा है काम करता, तो मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। तो कौन सी रिट से जा सकता हूं, वो हमारे पास क्वी वारंटोस की रिट से जा सकता हूं। तो ये आपके पास 5 टाइप की रिट से रहती है। और दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैंडेमस का मतलब क्या है। तो मैंडेमस का मतलब क्या होता है, आपके पास वी कमांड होता है। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, आपके पास वी कमांड रहता है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है आपके पास, टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है आपके पास, टू फॉरबिड रहता है, ठीक है। सर्टोरी का मतलब क्या है, टू बी इन्फॉर्म्ड रहता है। क्वी वारंटो का मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी रहता है। और हैबस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ रहता है। नेक्स्ट जो स्लाइड आपके पास, अब जो यहां तक के आर्टिकल थे वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके पास, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए, पर जनरल हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। जो आर्टिकल नंबर 30 वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। जो भी हमारे पास आर्म्ड फोर्स होती है, जैसे आर्मी वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को क्या कर देता है, रोक देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, प्रतिबंध उन पे लगा देता है। तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल नंबर 33 के थ्रू प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट जो रहता है आपके पास आर्टिकल नंबर 14 मार्शल लॉ। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या होता है, मार्शल लॉ आपके स्टेट में लग सकता है, पूरे इंडिया में मार्शल लॉ लग सकता है। मार्शल लॉ का मतलब है अब जो कानून माना जाएगा वो सेना का माना जाएगा, तो किसी गवर्नमेंट का कोई भी लॉ नहीं माना जाएगा, सिर्फ हमारे सेना के लॉ माने जाएंगे। तो मार्शल लॉ हम उसको बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 34 के अंदर ये आता है। आर्टिकल नंबर 35 के अंदर आता है पर इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है इसको कौन इफेक्ट कर सकता है, कौन इसको चेंज कर सकता है, तो ये चेंज कर सकता है आपका पार्लियामेंट। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज लाना हो तो कौन चेंज लाएगा, उसको पार्लियामेंट चेंज लाएगी। तो ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 35 तक हमने डिस्कस किए। हाँ, इसमें मैंने 2 आर्टिकल आपके पास छोड़ दिए, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। तो ये हमारे स्टेट को डिफाइन करते हैं कि हमारे इंडिया जो है स्टेट, उनको डिफाइन करते हैं। स्टेट का मतलब हम अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया एक प्रकार से क्या हम उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। वैसे आपने सोचा होगा कि इंडिया में जो स्टेट्स है वो आपके अलग स्टेट्स होती है, जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वो स्टेट्स है, वो स्टेट्स नहीं है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया भी एक क्या है, स्टेट है। तो ये किस में मेंशन किया, आर्टिकल नंबर 12 और 13 में ये चीज मेंशन की, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं रहती है। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स समझ आ गए, आपको कंटेंट यूजफुल रहा होगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जरूर हमें फीडबैक में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।